नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को हम दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं, है ना। बीच में थोड़े से टाइम का ब्रेक हो गया था। अगली 4-5 दिन में, हफ्ते भर में मैं अब तक का जो छूटा हुआ है वो सारा कंप्लीट करा दूंगा। 8 फरवरी से 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में देखेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स हमने 1 जनवरी 2026 से शुरू किया है। चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप चाहें तो वहां से जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स का नाम साप्ताहिक चालीसा इस सेंस में है कि इसमें 40 बड़ी घटनाएं लगभग हफ्ते की होती हैं, एक दो कम एक दो ज्यादा, और उनके आधार पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। आपका हफ्ते में 1-1.5 घंटे की क्लास करंट अफेयर्स के लिए मास्टर करने के लिए पर्याप्त है। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहां से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स के हमारा तरीका क्या है कि हम पहले घटनाएं पढ़ते हैं, जो लोग पुराने साथी हैं उनको पता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते हैं। 1-1.5 घंटे में इससे शानदार तरीका करंट अफेयर्स का शायद ही कहीं होगा। तो आप चाहें तो पूरा वीडियो देखें और समझें। इसके साथ साथ मैं आपको इस पूरी कक्षा के दौरान नोट्स बनाना बताता रहता हूं कि आप इस तरीके से नोट्स बनाइए। पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के नोट्स मैं आपको एक पेज में बनवा देता हूं। तो अगर आप 1-1.5 घंटे बैठते हैं, यकीनन आप करंट अफेयर्स में खुद को बहुत समृद्ध महसूस करेंगे। शुरुआत करते हैं इस क्लास की। अगर आप यूपीपीसीएस की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, इवन यूपी ट्रिपल एससी के भी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो समान रूप से ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। 8 से 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स इस सेशन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली खबर है आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली की आधारशिला। पहले भी हम इस खबर को पढ़ते रहे हैं, लेकिन कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम सिटी बनेगी, ऐसा होगा, लेकिन अब उसकी आधारशिला रख दी गई है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये आप देख रहे हैं इस इमेज में, ये जितेंद्र सिंह हैं और ये आंध्रा के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। माफ कीजिए, जितेंद्र सिंह आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली की आधारशिला रखी। आपको यहां से सिर्फ जो शॉर्ट नोट बनाना है, ये याद रखनी है, वो आंध्र प्रदेश डैश अमरावती डैश क्वांटम वैली, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। राज्य सरकार के अनुसार क्वांटम वैली भारत का पहला 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने का एक ऐतिहासिक पहल है। भारत की पहली है और ये क्यूबिट में नहीं जाएंगे हम, क्या होती है ये डिटेल है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का, जिसमें IBM, TCS और L&T जैसी अग्रणी कंपनियां इस परियोजना की भागीदार हैं। यह सुविधा क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देगी और उनका विकास करेगी। सरकार ने की यह योजना क्वांटम वैली कॉम्प्लेक्स अगर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और क्वांटम कंप्यूटर दिसंबर 2026 तक स्थापित हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान इन सब जो है कंपनियों ने एक साथ मिलकर इनका शुभारंभ किया है। सवाल क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में भारत की पहली क्वांटम वैली, इसको याद रखोगे, यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वांटम वैली भारत का पहला 133 क्यूबिट, इस बात को भी ध्यान रखोगे, क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल है, जिसमें IBM, TCS और L&T जैसी अग्रणी जो है कंपनियां इसकी भागीदार है। कौन सा सही नहीं है? तो ना तो 1 ना 2, क्यों? क्योंकि दोनों इस प्रश्न में सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारा तरीका है कि हम घटना पढ़ते हैं, एक घटना को पढ़ेंगे, उस घटना से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे और उस पर आधारित एक प्रश्न देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है LEED, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो ये एक लीड रैंकिंग है, ये आपसे पूछी भी जाती है। लीड रैंकिंग, व्हाट इज लीड? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एडवांसमेंट इन एनवायरमेंटल डिजाइन। भारत ने हासिल किया दूसरा स्थान। तो भारत की रैंकिंग, कौन इसे जारी कर रहा है, ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसको जारी करती है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC 2025 के शीर्ष 10 देशों की क्षेत्रों की LED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। मतलब हम घरों को जो डिजाइन बना रहे हैं वो इस स्वरूप में बनाएं कि वो एनर्जी इफिशिएंट हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। क्षेत्रों में लीड, तो लीड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन रैंकिंग में भारत ने वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाहर दूसरा स्थान हासिल किया है। अमेरिका के
बाद होगा, जो 2024 में हम तीसरे नंबर पे थे, अभी हमारा दूसरा नंबर है। तो लीड रैंकिंग में भारत की स्थान पूछा सकता है, याद कैसे रखोगे, यहां डबल ई है तो इसलिए हमारी रैंकिंग 2 है। 611 परियोजनाओं में 16.1 मिलियन सर्कल वर्ग मीटर से अधिक एलईडी प्रमाणित स्थान के साथ भारत केवल मुख्य भूमि में चीन से पीछे है। मुख्य भूमि चीन, इतनी परियोजनाओं में इतने जीएसएम के साथ पहले नंबर पे है। तो इस रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है? चाइना है। अमेरिका के बाहर का होगा, ये केवल अमेरिका इसमें नहीं इंक्लूड होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, चलिए रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर लीड प्रमाणन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें 7500 से अधिक वाणिज्यिक ये सब प्रमाणित किया गया। आपको क्या याद रखनी है? भारत की रैंकिंग कौन जारी कर रहा है, नंबर 1 पे कौन है, बस 3 लाइन का शॉर्ट नोट बनाओगे। लीड रैंकिंग, लीड की फुल फॉर्म लिख लेना डैश मार्क है, भारत की रैंकिंग लिख लेना, नंबर 1 पे चाइना लिख लेना, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा है, आप सबको पता है, और लीड प्रमाणन अब कार्यालयों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहा है। औद्योगिक विनिर्माण, भंडारण, मतलब अब सभी प्रकार की बिल्डिंग जो है लीड मॉड्यूल के अनुकूल बन रही हैं। लीड लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन यूएसजीसीबी द्वारा विकसित एक रेटिंग प्रणाली है जो भवनों के पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदर्शन और टिकाऊ विशेषताओं का मूल्यांकन करती है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली कितना है। ठीक है, सवाल क्या बन सकता है? हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जरूर याद रखोगे कौन जारी कर रहा है, सही हमसे पूछा है। 2025 के शीर्ष 10 देशों और क्षेत्रों की लीड रैंकिंग में भारत ने वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है क्या? नहीं, स्टेटमेंट एक गलत है। जैसे ही एक गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, बचा 2 और 3, बाकी देख लेते हैं। भारत में 16 मिलियन सर्कल वर्ग मीटर लीड प्रमाणन स्थान के साथ दर्ज है। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन विश्व की एक स्तर पर मान्यता प्राप्त ग्रीन रेटिंग बिल्डिंग सिस्टम है कि कैसे उनको एनर्जी एफिशिएंट होगा, और ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। 2 और 3 सही है, हमसे पूछा है कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली घटना देखते हैं, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। 2 आते हैं, एक वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक आता है, ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, दोनों को ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी कौन करता है? अब देखो 2 सूचकांक हो गए आज की क्लास में, तो सूचकांक में हमें जो बातें याद रखनी रहती हैं वो कौन जारी कर रहा है, भारत की रैंकिंग क्या है, और कुछ अगर उसमें जैसे एचडीआई है जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उसमें हम और डिटेल में एचडीआई को पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एरे गहरे चूरन छुक्कल टाइप के सूचकांक है इसमें भारत की रैंकिंग कौन जारी कर रहा है, नंबर 1 कौन है, बस दैट्स इट। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। 2025 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 9 और 6 थी, है ना, 5 स्थान हमने सुधार कर लिया है, 91। तो ऐसा याद रखना कि भाई भ्रष्टाचार जो है ना 91 है, 9 में से 1 आदमी ऐसा है जो भ्रष्ट ना है, बाकी सब भ्रष्ट है। या ऐसे याद रख लेना कि 100 में से 9 आदमी भ्रष्ट ना है, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। ध्यान रखने के लिए है, तो 91 रैंकिंग है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से क्लियर है कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा होगा। ठीक है, वैश्विक औसत सीपीआई स्कोर 2025 में घटकर 42 हो गया, जिसमें 122 देश 150 के नीचे है। ये टोटल स्कोर की बात कर रहे हैं। तो और डीप सवाल जाएगा तो वैश्विक औसत स्कोर जो है 42 है, भारत का स्कोर कितना है, 39 है, वैश्विक औसत के नीचे है, जो इस बात को उजागर करता है कि भ्रष्टाचार को भी एक गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक चुनौती का सामना करना है। मेंस में भी सवाल लिखने को आएगा तो आप इस प्रकार के डेटा का यूज कर सकते हैं। सकारात्मक आए तो आप बता दो कि रैंकिंग सुधर गई, नकारात्मक लिखना हो तो ये लिख दो। ठीक है, चलिए, भारत को उन देशों में सूचीबद्ध किया गया है जहां भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मीडिया पेशेवरों पर हमले पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं। डेनमार्क ने उच्चतम स्कोर हासिल किया है, वैश्विक शीर्ष स्थान पर बरकरार है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, तो ये जो स्कैंडिनेवियन देश है ये प्राय इस प्रकार की हैप्पीनेस इंडेक्स हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन हो, इनमें प्राय इनमें नंबर 1 रहते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, यह सूचकांक 1995 से गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें 0 से 100 अंक तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत स्वच्छ होता है। तो आपको क्या याद रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक डैश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल डैश समग्र वैश्विक औसत स्कोर 42 डैश भारत का स्कोर 39 डैश भारत की रैंकिंग 91। बस 2 लाइन का आपने लिख लिया, पूरा टॉपिक कवर हो गया। सवाल क्या बन सकता है,
देखिए कौन सा सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 182 देशों में 96 नंबर पर पिछले साल थे, इस साल 91 नंबर पर है। इस सूचकांक में डेनमार्क उच्चतम स्कोर के साथ वैश्विक शीर्ष पर बरकरार है और उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर है। दूसरा बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली महत्वपूर्ण घटना, तो ये बहुत अच्छा तरीका है करंट अफेयर्स पढ़ने का, जिसमें मैं आपको घटना पढ़ाता हूं, घटना के बाद प्रश्न बताता हूं और बताता हूं कि शॉर्ट नोट में आप क्या लिख लोगे। इससे शानदार तरीका कहीं मिले करंट अफेयर्स पढ़ने का तो बताना। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स 1-1.5 घंटे में कवर कर लेते हैं। और परेशान मत होना, पिछले जो 1 महीने का गैप है अगले हफ्ते हम कंप्लीट कर लेंगे, इसको प्रॉपर पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि करंट अफेयर्स ऐसे भी पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से करंट अफेयर्स ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025, व्हाट इज दिस? नेटवर्क, हमारे यहां नेटवर्क की सुविधा क्या है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ये भारत सरकार का प्रदर्शन दिखाया गया है कि 2014 में जहां हम 83 रैंक पे थे, अब 2025 में हम 45 रैंकिंग पे आ गए हैं। तो हमारी लगातार स्थितियां सुधर रही है, अच्छी हो रही है। हाल ही में वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार, तो ये नेटवर्क रेडीनेस, बोले पोर्टुलन्स, बोले तुम पोर्टू हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि हमारे नेटवर्क अच्छे आते हैं, ऐसे याद कर लेना। तैयार किया गया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने अपनी स्थिति में 4 पायदान का सुधार करते हुए 45वां स्थान, 45वां स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट 127 अर्थव्यवस्थाओं की नेटवर्क आधारित तैयारी का आकलन करती है, जिसमें प्रौद्योगिकी क्या क्या, नेटवर्क में क्या क्या, प्रौद्योगिकी, जन शासन प्रभाव, इन 4 स्तंभों में उसके प्रदर्शन का अध्ययन करते हुए कुल 53 संकेतक इसमें शामिल किए गए हैं। भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि 2024 में 100 में से 53.633 अंक लाकर 2025 में इतने अंक प्राप्त किए हैं। 2025 में अंक बढ़ाए हैं, 54.43 अंक बढ़ाए हैं। भारत कई संकेतकों में अग्रणी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश बढ़ाया है, एआई वैज्ञानिक प्रकाशन बढ़ाया है, आईसीटी सेवाओं का निर्यात हम ज्यादा कर रहे हैं और ई कॉमर्स कानून में पहला स्थान प्राप्त किया है। जबकि इन सब चीजों में देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड और इन सब में हमारा स्थान तीसरा है। यह रिपोर्ट वॉशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। अब आपको इसमें से याद क्या रखना, आप लिखोगे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 डैश पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में लिख दोगे वाशिंगटन डीसी का है, तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट डैश भारत का नंबर कितना है 54.33 जो भी है, डैश भारत की रैंकिंग 45, बस इसके सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार की जो इंडेक्स है इसमें डिटेल में कुछ नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण जैसे एचडीआई वाली है उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, उनसे सवाल डिटेल में बनता है। तो यू शुड डू स्मार्ट वर्क नॉट गधा वर्क। तो मेहनत गधा मजदूरी मत करो, स्मार्ट वर्क करो। बता रहा हूं इतने शॉर्ट नोट्स बना लो, बहुत शानदार करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे, किसी के पीछू लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम। और महीने में कभी भी उठा के देख लिया, एक पेज में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स है, कभी भी उठा के पढ़ लिया। आगे चलते हैं, रिवीजन भी बढ़िया होता रहेगा, ठीक है। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत ने अपनी स्थिति में 4 पायदान का सुधार करके 45वां स्थान प्राप्त किया है। बिल्कुल सही बात है। भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार है, बल्कि 2024 में जो 53 अंक थे अब बढ़कर 54.43 हो गए हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है, या वो 43 थे। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना 2, ये सही है। मतलब तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है, ना तो 1 ना 2, क्योंकि दोनों सही है। 2025 में हमें अपने अंक भी याद रखने हैं, 54.43 में शायद 3-3 बोल गया था, 4-3 है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। और रैंकिंग 45 है, इसको भी याद रखोगे। कौन जारी कर रहा है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है, इसके बाहर सवाल जाने की हिम्मत है नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित बजट घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। इंडिया आज फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द एल्डरली बजट 2026-27, ये 27 लिखा हुआ है। खैर, तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने वृद्धों के लिए प्रॉपर बजट की घोषणा की है। क्या है? केरल राज्य बजट 2026-27 में केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित बजट। तो यही आपसे सीधा स्टेटमेंट पूछ लेगा, भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित बजट की घोषणा की। वरिष्ठ नागरिक बजट केवल एक ऐसा बजट वर्गीकरण है जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी सरकारी व्ययों को एक समेकित विवरण में एकीकृत करता है। इसका क्या मतलब है कि सरकार योजना तो ला रही है, लेकिन उसने एक अलग कैटेगरी कर दी, दैट इज वरिष्ठ बजट। फॉर एग्जांपल, सरकार महिलाओं से संबंधित तमाम योजना ला रही है, अब सरकार कह दे दिस इज महिला बजट और उसमें सबको कैटेगराइज कर दे। इस प्रकार की चीजें हैं। इसमें पेंशन
स्वास्थ्य सेवा सहायता, सामाजिक सुरक्षा योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लक्षित कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। बुजुर्गों के लिए बनाया गया यह बजट केरल में की तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत में केरल सबसे तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी वाला राज्य भी है, ध्यान रखना। राज्य में बुजुर्ग आबादी 2011 से 26 के बीच 47% वृद्धि का अनुमान है। अभी नई जनगणना शुरू हुई है, जनगणना 2026-27 तक उसके आंकड़े प्रकाशित होंगे, तब हम इस चीज को और क्लैरिटी से देख पाएंगे, जो अखिल भारतीय औसत से 36% से काफी अधिक है। केरल की बुजुर्ग आबादी भारत में सबसे अधिक है, यह फैक्ट भी आप ध्यान रखोगे, जिससे स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और देखभाल प्रणालियों का दबाव बढ़ जाता है। राज्य लोक कल्याणकारी स्वरूप है। आर्टिकल 38 कहता है भारतीय संविधान का कि राज्य लोक कल्याणकारी होगा, और उसी स्वरूप का पालन करते हुए केरल के ऊपर यह सामाजिक दबाव भी है। तो देश का वह पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग बजट पेश किया है? इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बन सकता है, असली है। तो आपको शॉर्ट नोट क्या बनाओगे? 2026-27 बजट डैश केरल डैश पहला राज्य जिसने वरिष्ठ नागरिक स्पेसिफाई बजट की घोषणा की है। इतना शॉर्ट नोट बनेगा इस घटना का। आगे चलते हैं। अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। देखो, यूपीपीसीएस अभी साइंस एंड टेक से उस लेवल के सवाल नहीं पूछता है। कोई बहुत बड़ी घटना होगी वहां से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूपीएससी के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर, तो ये चांदीपुर लॉन्चिंग रेंज आपसे पूछी जाती है, कहां है? एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। दो टाइप की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक, इनको याद रखोगे। अग्नि मैंने पहले कई बार बता रखा है, अग्नि 3 मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से सतह। तो अग्नि कैसी है? सतह से सतह। अग्नि की सारी मिसाइलें सतह से सतह पे मार वाली हैं, इस बात को ध्यान रखोगे। बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रेल, सड़क, मोबाइल लॉन्चरों कहीं से भी तैनात किया जा सकता है। रेल से छोड़ सकते हैं, सड़क से छोड़ सकते हैं। यह स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, मिडिल रेंज। यह रणनीतिक मिसाइल भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और द्वितीय हमला क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्वितीय हमला क्षमता क्या है? कि हम पहले किसी पे भी परमाणु अटैक नहीं करेंगे, यह भारत की परमाणु पॉलिसी का हिस्सा है। अग्नि 3 2 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, हर मिसाइल में ईंधन होता है, किस प्रकार के ईंधन से चलेगी? तो ये ठोस ईंधन से चलेगी और द्विचरणीय, मतलब 2 चरण में इसमें ईंधन है, जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के युद्ध हथियार ले जाने में सक्षम है। शॉर्ट नोट क्या बनेगा इसका? अग्नि 3 मिसाइल डैश ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण डैश, फिर आ जाओगे मारक बैलिस्टिक मिसाइल डैश सतह से सतह पे मार करने वाली डैश, मारक क्षमता 3000 किलोमीटर डैश, 2 ही चरणीय ठोस ईंधन और डैश परमाणु और नॉर्मल ईंधन में सक्षम, तो नॉर्मल हथियारों में सक्षम। तो 2 लाइन में आपने इस घटना का पूरा निचोड़ लिख लिया। बोल रहा हूं, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। चलिए, सवाल क्या बनेगा? मैं बहुत मेहनत करता हूं इस क्लास को बनाने में, प्रॉपर देखना पड़ता है कहां से करंट अफेयर्स की न्यूज चल रही है, क्या न्यूज मल्टीपल वेबसाइट्स ने कवर किया है, क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यूपीपीसीएस का टेस्ट क्या है, उसके अनुरूप भी सवाल बनाने पड़ते हैं। निम्नलिखित कथनों, और सारे आपको ये मल्टी स्टेटमेंट सवाल मिलेंगे। 2-4 सवाल अगर छोड़ दे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको मल्टी स्टेटमेंट देता हूं, ताकि आपका अप्रोच उसे आपका डेवलप हो। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाल ही में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बिल्कुल सही। यह स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल ठीक है। अग्नि 3 2 चरणों वाली ठोस ईंधन की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 5000 नहीं 3000 किलोमीटर है। इस बात को भी, मारक क्षमता को याद रखोगे। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। चलिए, बायोफैक्ट 2026 में भारत बना कंट्री ऑफ द ईयर। व्हाट इज दिस बायोफैक्ट? जर्मनी में आयोजित एक वो है, इंडिया द कंट्री ऑफ द ईयर। तो बाहर विदेश में कहीं कोई एक बड़ी मीटिंग हो रही है, उसमें भारत कंट्री ऑफ द ईयर बन रहा है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जर्मनी के नूर्नबर्ग, अब ये जगह मत याद करना, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, जर्मनी याद करना। जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित, नूर्नबर्ग बोलेंगे, नूर्नबर्ग भी नहीं, नूर्नबर्ग, जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेला बायोफेच। तो आप क्या लिखोगे? बायोफेच 2026 डैश जैविक उत्पादों का विश्व के अग्रणी व्यापार मेला, ठीक, डैश जर्मनी।
भारत को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान मिला है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान मिला है। यह सम्मान 14 वर्ष के बाद वैश्विक जैविक कृषि के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है कि कैसे हम बायो कल्चर को दोबारा से अपना रहे हैं। बायोफेच जैविक खाद्य और कृषि के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है जो प्रतिवर्ष जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित किया जाता है। बायोफेच जैविक खाद्य पदार्थों को कृषि के समर्पित विश्व की सबसे बड़ी प्रभावशाली प्रदर्शनी है कि एग्रीकल्चर में कैसे बायो को हम अपनाएंगे, जैविक चीजों को कैसे अपनाएं, है ना। यह सम्मान जैविक खाद्य पदार्थों के विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है कि कैसे हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को धीरे धीरे करके हम जैविक एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, कि जैविक एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बायो एग्रीकल्चर। बायोफेच 2026 में एपीडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1047 वर्ग मीटर में फैला था। ये आपको बता रहे हैं कौन कौन वहां था। भारत मंडप में चावल, तिलहन, जड़ी बूटियां, मसाले, दालें, कानू, हल्दी, ये सब जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। सवाल क्या बनेगा, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है ये बायोफेच 2026 कहां आयोजित हुआ, जर्मनी में। क्या है, तो जैविक उत्पादों का विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है और भारत को कंट्री ऑफ द ईयर इसमें घोषित किया गया है। प्रतिष्ठित विश्व वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान मिला, बिल्कुल ठीक है। बायोफेच जैविक खाद्य और कृषि के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है जो प्रतिवर्ष लगता है, जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित किया जाता है। दोनों बात बिल्कुल सही है। कौन सही, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो आपको इस घटना से इतना शॉर्ट नोट बनाना है, केवल 1.5 लाइन। अगली घटना पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश। तो हम देखेंगे इसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, और इंडियन पॉलिटी के सवाल यहां से बन जाएंगे, तो इसको देखते हैं। हाल ही में विपक्ष ने 10 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष को हटाने की जांच के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही कहते हैं कि भैया जाओ, हमें तुम पे विश्वास नहीं है, हटाने की मांग की जाती है। यह केवल लोकसभा पर लागू होता है, राज्यसभा पर नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही लाया जा सकता है, राज्यसभा के अध्यक्ष के खिलाफ नहीं। संविधान में अनुच्छेद 94C कहां 94C में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाने की प्रक्रिया का वर्णन है कि कैसे आएगा। तो आर्टिकल 94C महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे सिंपल सीधे पूछ लेगा, बड़ी घटना है, ओम बिरला जी के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो 94C आर्टिकल को याद रखोगे। अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किसी सदस्य को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो प्रस्ताव पास कैसे होना चाहिए, प्रस्ताव आ सकता है लेकिन प्रस्ताव पास कैसे होगा, टोटल सदस्य संख्या का बहुमत अगर वोट कर दे, ये लिखा है, आसीन किसी सदस्य को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा इसको पारित होना आवश्यक है। यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने संसद के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। पिछले उदाहरणों में सबसे पहले जो लाया गया था वो जीबी मावलंकर साहब के लिए लाया गया था। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया था और बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था। नोटिस शामिल है, यानी ये चौथे व्यक्ति बन गए हैं जिनके खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो आपसे ऑप्शन में दे सकता है निम्न में से किसके खिलाफ नहीं लाया गया। तो ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जीबी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह और बलदीप जाखड़। ठीक है, बलराम जाखड़। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है, संविधान के 94C में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वर्णन करता है, ये तो सही है। यह पहली बार है, तो पहली बार नहीं है, चौथी बार है, दूसरा गलत हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आपको शॉर्ट नोट बनाना है और एक काम देखना है कि कितने, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कितने सदस्यों के साइन से वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पारित तो होगा कुल सदस्यों के बहुमत से, लेकिन कितने सदस्य साइन करेंगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विशाखापत्तनम में 3 नए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम शुरू किए हैं, है ना। नेवीज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड थ्रू ओशियन, फरवरी 2026। क्या है ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। भारत फरवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 3 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम अर्थात अंतरराष्ट्रीय नौसैन्य बेड़ा समीक्षा 2026, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये क्या है, कुछ बड़े बड़े सम्मेलन है, आपसे पूछ सकता है कहां हुआ है। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय नौसेना बेड़ा समीक्षा, ये कहां हुआ, विशाखापत्तनम। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन कहां हुआ, विशाखापत्तनम। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहां हुई, विशाखापत्तनम। तो ये तीनों के स्थान आप याद रखोगे। ये कार्यक्रम 15 से 25 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। यह पहली बार है जब भारत इन तीनों प्रतिष्ठित समुद्री आयोजनों में से एक साथ मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक समुद्री सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता, बढ़ती
साख का एक एग्जाम्पल है। यह आयोजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2025 में घोषित महासागर विजन क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महासागर भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण को हिंद महासागर से आगे बढ़ाते हुए वैश्विक स्तर तक विस्तारित करता है। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं, आप ये ध्यान रखना बस कौन कौन से हुए हैं, उन तीनों के नाम आप याद रख लेना, इतना बहुत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 15 से 25 फरवरी तक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन तमिलनाडु के चेन्नई नहीं विशाखापत्तनम में। तो देखो ऐसे ही स्थान पूछेगा, कौन सा गलत है कौन सा एक सही नहीं है, पहले ही हो जाएगा जो सही नहीं है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय नौसेना बेड़ा समीक्षा की ये होगी, हिंद महासागर संगोष्ठी का सम्मेलन होगा। पहली बार है जब एक साथ हम आयोजन कर रहे हैं, दोनों सही हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द रॉन्ग। ठीक है, चलिए। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई लाइसेंस और कस्टडी खाता किस बैंक ने शुरू किया है? सिंपल सवाल बनेगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए। कोटक महिंद्रा बैंक इशूज इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल एफपीआई लाइसेंस। व्हाट इज दिस? कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूर्णतया डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस और कस्टडी खाता जारी किया है। यही बात याद रखना है किसने किया है, बस। बाकी क्या होता है इसको समझ लो। कोटक महिंद्रा बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ई साइन का उपयोग करके भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो गई है। भारत में पहली बार है जब किसी एफपीआई लाइसेंस और उससे जुड़े ग्राहक खाता खोलने संबंधित दस्तावेज पूरी तरह ई साइन के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया सेबी द्वारा पेश किए गए एकीकृत डिजिटल वर्कफ्लो के अनुरूप है। भारत के वित्तीय बाजारों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो पारंपरिक बैट सिग्नेचर भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता को खत्म करता है। व्हाट इज दिस? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक क्या होते हैं? जब विदेशी निवेशक बड़ी मात्रा में भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको प्रॉपर कुछ चैनल फॉलो करने पड़ते हैं, उसको ही मोटी मोटी भाषा में समझिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कहते हैं। तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल खाता, मतलब उनको भौतिक रूप से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, ई साइन से ही सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो किस बैंक ने यह जारी किया है, इतनी ही बात आपको याद रखनी है। एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने ऑनलाइन जारी कर दिया है? दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये एक छोटी सी सूचना आपके लिए, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत शीघ्र आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से पूरा बैच डिजाइन है, जिसमें ना सिर्फ आपको क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, बल्कि वीकली टेस्ट भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा के समीप आने पर 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक पूरी तरीके से फुल पैकेज है, जिसमें आप क्लास करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज लगाइए और बहुत शानदार तरीके से आप खुद को परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम के इस बैच इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ से जुड़ने के लिए AHC RO ARO लिखकर इस ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल जानकारी आपको यहां लिखी हुई है और वहां से मिल जाएगी। ठीक है, बैच शुरू हो चुका है, आपको उसमें एनरोल कर लिया जाएगा। फीस इसकी बहुत नॉमिनल है, आई थिंक 2000 रुपए है। एक बार आप ऑफिस नंबर पर बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण घटना, संतोष ट्रॉफी का 79वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। तो फुटबॉल चैंपियनशिप किसके लिए है? संतोष ट्रॉफी किसके लिए है? फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए है। पहला सवाल, किसने जीता? दूसरा सवाल, कहां आयोजित हुई? तीसरा सवाल। इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। तो आप लिखोगे संतोष ट्रॉफी, अभी पढ़ लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट नोट क्या बनेगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए सवाल देखते हैं, घटना देखते हैं। असम के ढाका कुहाना स्टेडियम में, तो कहां? असम में, है ना, खेले गए फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी के 79वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ सर्विसेज ने अपना 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है। सर्विसेज मतलब सेंट्रल सर्विसेज होती है, सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं उनकी एक टीम बनती है। इस जीत के से भारतीय घरेलू फुटबॉल में सबसे सुसंगत अनुशासित टीमों में से एक के रूप में सर्विसेज की प्रतिष्ठा और ज्यादा मजबूत हुई है। संतोष ट्रॉफी भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। कैसा? राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है सीनियर पुरुषों के लिए, जिसकी शुरुआत अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 1941 में की गई थी। काफी पुरानी ट्रॉफी है। यह टूर्नामेंट भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों
और रेलवे जैसी संस्थागत टीमों के बीच आयोजित होता है, जिसे पश्चिम बंगाल सबसे सफल टीम है। इसका नाम संतोष अब बांग्लादेश में के महाराजा के नाम सर मनमथ नाथ राय चौधरी के नाम पर रखा गया था, जो पूर्व में भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे। पश्चिम बंगाल ने रिकॉर्ड 33 बार यह ट्रॉफी जीती है। इसके बाद पंजाब 8 और केरल और सेवा मतलब जो सर्विसेज है उन्होंने 7-7 बार ये ट्रॉफी जीती है। तो आपको क्या लिखना है, संतोष ट्रॉफी 79वां वो डैश फुटबॉल से संबंधित है, डैश सर्विसेज ने जीता है, ब्रैकेट में केरल रनर अप रहा, केरल को हराया। ठीक है, चलिए कौन सा सही नहीं है। हाल ही में सर्विसेज फुटबॉल टीम ने 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। ठीक है, 79 संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच असम के ढाकरकुआ में सर्विसेज और पश्चिम बंगाल के नहीं केरल के बीच हुआ। रनर अप केरल है। तो आपको 3 बातें याद रखनी है, संतोष ट्रॉफी डैश फुटबॉल डैश 79वां विश्व कप फुटबॉल का राज्य स्तरीय फुटबॉल कप है, सबसे ज्यादा बार पश्चिम बंगाल ने जीता है, सर्विसेज इस बार विजेता रही और केरल उपविजेता रही। इतना बात आप याद रखोगे, काम चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। अगली महत्वपूर्ण घटना दैट इज सक्षम 2026। व्हाट इज सक्षम, संरक्षण क्षमता महोत्सव अभियान। क्या है ये, इसको देखते हैं। संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण क्षमता महोत्सव अभियान सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 से 15 फरवरी 2026 तक सक्षम 2026 संरक्षण क्षमता महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। व्हाट इज दिस, सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। क्या होता है इसमें, अब कौन सा मंत्रालय कर रहा है, संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसको शुरू कर रहा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देना और टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। थीम क्या है, तेल और गैस का संरक्षण करें, हरित बने, गैस तेल बचाओ, हरित ऊर्जा अपनाओ, ये थीम है। तो सक्षम अभियान किसने शुरू किया, किसका है, ये ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा आयोजित यह वार्षिक पखवाड़े भर चलने वाला अखिल भारतीय अभियान ईंधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ हरित ईंधनों को अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है, ताकि पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। इस अभियान में स्कूली बच्चे, किसानों, चालकों के लिए लक्षित साइक्लोथॉन, बाकाथॉन, ये सब चीजें की गई। महत्व क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने। तो आपको ये याद रखना है, सक्षम 2026 संरक्षण क्षमता महोत्सव किससे संबंधित है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने से संबंधित है। किसने शुरू किया है, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय। इतनी बात याद रखनी है बस। सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 से 15 फरवरी 2026 तक सक्षम 2026 अभियान का शुभारंभ किया, यह बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देना और टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, यह भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगली महत्वपूर्ण घटना है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये बजट में इसकी घोषणा की गई थी और प्रॉपर अभी लागू किया गया है, तो इसको समझते हैं। केंद्रीय मंत्री, आपको पता है केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर से, है ना, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है जो बड़े मिशन होते हैं उसका शुभारंभ किसने किया, कहां से किया, ये भी आप एक बेसिक बात शॉर्ट नोट अगर बना रहे हैं तो उसमें लिख लेंगे। अम्हाला स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। नाम से ही क्लियर है, दलहन आत्मनिर्भरता मतलब हम दलहनों का उत्पादन इस प्रकार से बढ़ाएं। आपको पता है हम विश्व में सबसे बड़े दलहनों के उत्पादक हैं, साथ ही साथ सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं, जितनी उगा रहे हैं उससे ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, चलो, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य दलहन उत्पादन में दीर्घकालिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य भारत को दलहन का एक प्रमुख आयातक देश, आत्मनिर्भर और निर्यातक सक्षम राष्ट्र बनाना है। आयातक से आत्मनिर्भर और निर्यात सक्षम, है ना। इस मिशन का एक प्रमुख स्तंभ बीज से लेकर बाजार तक के मूल्यों की श्रृंखला है। सरकार गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, क्षेत्र विशिष्ट किस्मों और वैज्ञानिक खेती सुनिश्चित करने में बाजार पहुंच बढ़ाएगी। मींस में अगर आपको यही सब लिखना हो, किसानों की इनकम दुगनी कैसे होगा, कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे होगा, तो आप इस प्रकार की चीजें लिख सकते हो कि सरकार ने हाल ही में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य निर्यात से
आयात जो हम आयात है, आयात से निर्यातक बनना दलहन में और आत्मनिर्भरता हासिल करना सरकार का लक्ष्य है। तो इस प्रकार की चीजें आपके न सिर्फ प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में भी काम में आएंगी। बीजों, गांव और स्तरीय बीज प्रमाणन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। क्लस्टर आधारित दलहन खेती अपनाने वाले किसानों को बीज किट और प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन डैश मध्य प्रदेश के सीहोर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया। ये 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता याद रखनी है। देशव्यापी दलहन क्रांति क्लस्टर आधारित उत्पादन और प्रसंस्करण मॉडल पर आधारित है। केंद्र सरकार देश भर में 1,000 दलहन मिलों को प्रति इकाई 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी और सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। तो ये डेटा थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो तो रख लीजिएगा। कौन सा सही है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर से, ये बिल्कुल ठीक बात है। इस मिशन, अब यहां पीएम लिखा दे देगा, अगर गलत आएगा तो ध्यान रखना कि जो दलहन मिशन है वो किसने शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य दालों के उत्पादन को भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। क्लस्टर आधारित उत्पादन मॉडल, क्लस्टर आधारित मतलब हम एक एरिया प्रॉपर डिसाइड करेंगे और यहां दालों की ही खेती की जाएगी। इसके तहत देश भर में 1,000 दलहन प्रसंस्करण मिलें स्थापित करने की योजना है। तो इनमें से सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ए बी सी तीनों सही है। अगली महत्वपूर्ण घटना है नाटो का आर्कटिक सेंट्री सैन्य अभियान। तो आर्कटिक सेंट्री सैन्य अभियान आपसे पूछ सकता है किसका है, सीधी बात। तो आप क्या लिखोगे, शॉर्ट नोट बनाओगे, आर्कटिक सेंट्री डैश नाटो का सैन्य अभियान। ठीक है, चलिए। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने आर्कटिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है। यह आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चाइना की गतिविधियां, आर्कटिक जो आपको पता है ऊपर वाला क्षेत्र जो पूरी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र है, बर्फ से ढका हुआ है, तो चाइना और रशिया वहां काफी गतिविधि कर रहे हैं क्योंकि वो क्षेत्र सबके लिए ओपन है, इसलिए इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है। यह आर्कटिक क्षेत्र में रशिया और चाइना की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आर्कटिक सैन्य अभ्यासों को एकीकृत करता है। यह एक बहुक्षेत्रीय मिशन है, सभी लोग हैं क्योंकि नाटो जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे देश हैं, जिसका उद्देश्य रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा, समन्वय और स्थिरता को सुदृढ़ सुनिश्चित करना है। आर्कटिक सेंट्री नेतृत्व ज्वाइंट फोर्स कमांड नॉरकॉफ JFC, ये नाटो की एक संयुक्त सैन्य फोर्स है। सभी देशों के इसमें कमांडर होते हैं। नॉरफॉक इसका नाम है, जो नाटो में उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो क्या है, इसमें दिया है नाटो क्या है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका, मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन करके है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास जो देश आते हैं उनमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्री है। 32 देशों का एक प्रमुख सैन्य संगठन है। 32 देश है इस समय, और नए फिनलैंड और नॉर्वे है लेटेस्ट। फिनलैंड और स्वीडन, नॉट नॉर्वे। राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949। तो नाटो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो आप ध्यान रखोगे यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का संगठन है। 1949 में स्थापित हुआ है। वाशिंगटन में स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो आपसे जो वनडे एग्जाम होते हैं उससे नासे का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है नाटो का, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, याद रखना, ब्रुसेल्स को याद करता हूं मैं घुसेल्स से, तो ये नाटो वाले सब में घुसा बजाते रहते हैं। नाटो का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। नाटो पे माना जाता है कि किसी एक देश पे हमला मतलब सब पे हमला, जिसमें सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अनुच्छेद 5 लागू होता है। एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। वाह, ठीक है। चलिए, सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही नहीं है। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने आर्कटिक सुरक्षा बनाने के लिए आर्कटिक सेंट्री, तो आपसे भी पूछ सकता है हाल ही में एक आर्कटिक सेंट्री सैन्य अभियान है, किस देश का है, कहां का है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। यह एक बहुक्षेत्रीय मिशन है जिसका अध्यक्ष रणनीतिक रूप से संवेदनशील आर्कटिक क्षेत्र में सामूहिक रक्षा, समन्वय और स्थिरता को मजबूत करना है। बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ना तो एक ना दो, क्योंकि दोनों कथन सही है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इंडोर एथलेटिक्स है ना, एशियाई चैंपियनशिप महत्वपूर्ण है। 12th एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिनजंग चाइना में हुई है। तो आपको स्थान भी याद रखना है, चीन के तियानजिन। ठीक है, तो चाइना में हुई है एशियाई इंडोर, तो अंदर की तरफ हो रही है तो चाइना में, ऐसे याद रख लेना इंडोर। 2026 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीते हैं और 6ठा स्थान भारत का है। एशियाई इंडोर में घर में 5 पदक जीते हैं, घर के अंदर की बात है, और चीन के तियानजिन में हुआ। तो शॉर्ट नोट बनाओगे, एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 डैश चाइना तियानजिन, जो भी नाम है इसका, तियानजिन डैश भारत 5 मेडल 6 पोजीशन। फिर पुरुषों में हेप्टाथलॉन में
माफ कीजिए, तेजस्विन शंकर स्वर्ण पदक एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो तेजस्विन शंकर पूछा जा सकता है किसमें, हेप्टाथलॉन, क्योंकि ये एशियाई खेल, वर्ल्ड कप, ये सब बहुत फेमस है यूपीपीसीएस के, यहां से सवाल पूछा जाता है। प्रिय है, तेजस्विन शंकर ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो 2021 में इतने अंक का था 2012 की चैंपियनशिप में तोड़ा था, अब नया रिकॉर्ड बना लिया भाई ने इतने अंक लाके। क्या होता है, हेप्टाथलॉन, देखना पड़ेगा। चैंपियनशिप ने इंडोर स्पर्धाओं को भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया। अन्य पदकों में पूजा ऊंची कूद में लाई है, तजिंदर सिंह पाल तूर ये शॉर्ट पुट के हैं, रजत पदक, और एसी सोजन लंबी कूद में कांस्य पदक शामिल है। तो ये पदक कौन कौन है, पूजा है तो ऊंची कूद है, पूजा करके हमने कूद दिया ऊंचा, ठीक है। तजिंदर सिंह पाल, तो ये तो नाम से ही लग रहा है शॉर्ट पुट होगा, तजिंदर सिंह है ना। और एजीस एनसी सोजन ये लंबी कूद की है, तो लंबी कूद ऐसी लंबी, और ऊंची कैसे, जब पूजा करोगे तो ऊंची कूद हो जाएगी। तो ये नाम और इनके गेम आपको ध्यान रहने चाहिए। भारत छठे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान देश 34 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत की पदक तालिका 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक जीते, कुल 5 नंबर, हमारी पोजीशन 6 थी। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। तो 2026 में हुई है, कहां हुई है, भारत का स्थान क्या रहा, कौन कौन जीते, सवाल बन सकता है। सवाल क्या है, हाल ही में, तो सरल सवाल है, हाल ही में चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते, 5। स्थान कौन सा है हमारा, 6th रैंक कौन सी है, 6। 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम संशोधन 2026, आप सबको पता है सरकार डिजिटल मीडिया को पूरी तरह से आजकल कंट्रोल करती है, और उस कंट्रोलेशन में सरकार ने एक नया संशोधन अधिनियम लेके आया है, सूचना आईटी संशोधन अधिनियम बेसिकली इसको कहेंगे 2026 में। क्या है संशोधन में, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में, अब ये मूल नियम कब का है, 2021, इसमें संशोधन किए हैं जो एआई द्वारा निर्मित और कृत्रिम सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित करते हैं। व्हाट इज एआई से निर्मित सामग्री क्या होगी, कृत्रिम सामग्री क्या होगी। रिवाइज्ड फ्रेमवर्क 20 फरवरी 2026 से लागू होगा। यह अमेंडमेंट सोशल मीडिया इंडस्ट्री और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कंप्लायंस और ऑब्लिगेशन को कड़ा करेगा। यह खासतौर पर डीप फेक, गैर कानूनी एआई जनरेटेड मटेरियल और बिना सहमति वाले कंटेंट को टारगेट करता है। आप किसी की भी डीप फेक से कुछ अश्लील फोटोज बना दीजिए, कुछ उस प्रकार का ऐसा कुछ डीप फेक बना दीजिए कानूनी, या जो कुछ गैर कानूनी हो ऐसा आप कुछ क्रिएट कर देते हैं एआई जनरेटेड मटेरियल, तो उस पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ठीक है, चलिए नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए सभी एआई जनित या सिंथेटिक सामग्री जो डीप फेक है उस पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना होगा, उनको कहना होगा कि ये एआई जनरेटेड है ताकि उन्हें दिखाया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चिन्हित की गई अवैध सामग्री को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। आजकल बहुत सारी चीजें हट भी रही है, तमाम बवाला चलता रहता है। गैर सहमति वाली निजी छवियों या हानिकारक डीप फेक के लिए 2 घंटे की समय सीमा है, यानी अवैध सामग्री 3 घंटे के अंदर और डीप फेक 2 घंटे के भीतर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हटाना होगा। उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि नियमों का पालन न करने पर उनकी पहुंच या अधिकार वापस लिए जा सकते हैं, उनके अकाउंट डिसेबल किए जा सकते हैं। अवैध सामग्री बनाने, उत्पन्न करने या संशोधित करने के लिए उन्हें लागू कानूनों का में जो दंड है उनका वो करना पड़ सकता है। कौन सा सही नहीं है, हाल ही में भारत सरकार ने 21 में संशोधन किए हैं। ठीक है, नए नियमों के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए सभी एआई जनरेटेड सिंथेटिक सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना अनिवार्य है, यह भी बिल्कुल सही है। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कृत्रिम बुद्धिमत्ता निर्मित डीफेक सामग्री को हटाने के लिए 10 घंटे की समय सीमा नहीं है, मोटा मोटा याद रखना 2 घंटा और 3 घंटे की समय सीमा है। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप हुई है, ये महिलाएं उसमें जीत के आई हैं सैफ चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए तो भारत के अंडर 19 टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत की वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है, फुटबॉल जीती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। संतोष ट्रॉफी हम शुरू में पढ़ के आए ही, वो भी फुटबॉल की है, तो ये दोनों फुटबॉल के हैं। ये सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का फाइनल नेपाल में खेला गया। तो देखो याद क्या रखोगे, शॉर्ट नोट क्या बनाओगे, बांग्लादेश को हराया, नेपाल में खेला गया और 4-0 से, ये भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत अपनी अंडर 17 महिला राष्ट्रीय टीम को पोखरा में सैफ महिला चैंपियनशिप भाग लेने के लिए भेजा था ताकि इस साल के अंत में होने वाले अंडर 17 एशियाई कप की तैयारी की जा सके। 2026 सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का 7वां संस्करण था जो
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित एशिया क्षेत्र में महिला अंडर 19 टीमों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता, आपको याद रखना, सेफ में नेपाल में आयोजित हुए, बांग्लादेश को हराया, भारत जीत गया अंडर 19 में। बस भारत अंडर 19 महिला फुटबॉल कब जीत गया? नेपाल को हराया है क्या हमने? नहीं, बांग्लादेश को हराया। स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगा। अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का फाइनल नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में आयोजित हुआ, दूसरा सही है। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिक्स शेरपा और 100 शेरपा बैठक का आयोजन, व्हाट इज दिस? ये आप देख रहे होंगे, भारत में पहली बार ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन किया गया। क्या है ये? हाल ही में भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में पहली ब्रिक्स शेरपा और 100 शेरपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो आप पहली बार तो स्थान याद रखोगे, पहली बार हुआ है भारत में, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ब्रिक्स शेरपा 100 शेरपा बैठक डैश 2026 डैश नई दिल्ली। यह बैठक भारत के नेतृत्व में 1 वर्ष तक चलने वाले सहभागिता की शुरुआत है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा और सचिव सुधाकर दलेला ने की है। तो भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला है, जिसमें भारत के ब्रिक्स सू शेरपा शंभू एल हिक्की ने उनका सहयोग किया। सू शेरपा या सू शेरपा जो भी है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का विषय रखा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण घोषित किया है। यह हमारा विषय है। इस बार चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा भारत। इससे पहले 12, 16, 21 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। इस बार 2026 में हम ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं। वो ब्रिक्स काउंटिंग से ही आती है, BRICS ऐसे करके जो है इन देशों के पास ये अध्यक्षता आती है। इसी क्रम में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत में करेगा, 2026 में होगा। तो अभी ब्रिक्स का सम्मेलन होगा और वो सब होगा, तो ये घटना भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि इस बार भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। हाल ही में 2026 की पहली ब्रिक्स शेरपा 100 शेरपा बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। बिल्कुल ठीक है, कौन सा सही नहीं है हमसे पूछ रहा है। बैठक में भारत ने अपनी अध्यक्षता का विषय लचीलापन, सहयोग, स्थिरता, निर्माण दोनों सही है, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना 2, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। आगे चलते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान, व्हाट इज लिम्फेटिक फाइलेरिया, इसको समझते हैं। 10 फरवरी ये पुराना है ना, मतलब वो शुरू हुआ था, लेकिन अब औषधि वितरण अभियान है। अभियान पहले ही शुरू हो गया है। फाइलेरिया ऐसा कुछ होता है, देखो पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, इन माताजी के दिख रहे हैं। 10 फरवरी 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री JP नड्डा जी। 12 राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया। तो आपको अभी इसमें से कुछ नहीं, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस देखना है क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 2027 तक, कब तक लक्ष्य है ये लक्ष्य याद रखना, टीबी उन्मूलन, फलाना उन्मूलन, जैसे ही जो आएगा सब याद करेंगे। 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। तो आपको ये टारगेट याद रहना चाहिए, 2027 तक हमें खत्म करना है। लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, आप रोग सुनते होंगे, एक वेक्टर जनित रोग है। किससे होता है? वेक्टर से होता है। वेक्टर जनित रोग है जो मादा क्यूलेसिस मच्छर द्वारा फैलता है। तो फाइलेसिस हाथी पांव जो रोग है वेक्टर जनित रोग है और मादा मच्छर के काटने से यह होता है। यह मच्छर प्रदूषित और स्थिर जल में पनपता है, संक्रमणकालीन लसिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, दीर्घकालिक रुग्णता, विकलांगता जैसे कारण भी बना सकता है। भारत सरकार ने वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG के लक्ष्य के पहले, है ना, तो मतलब सबको हेल्दी वाला लक्ष्य 2027 के अंत तक इसको खत्म करने के लिए एक उच्च प्राथमिकता है। भारत में LF11 स्थानिक राज्यों में प्रचलित है, इन 11 राज्यों में प्रचलित है। इन्हीं 11 की जगह एक राज्य और है, तो 12 राज्यों में इसके औषधि वितरण का कार्यक्रम का शुरुआत किया है। इसमें अपना उत्तर प्रदेश तो नहीं है, ये हमें देखना है, तो उत्तर प्रदेश है, तो ध्यान रखोगे इसमें उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, सवाल क्या बनेगा, कौन सा सही है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह सामूहिक औषधि वितरण कार्यक्रम शुरू किया, 12 प्रभावित राज्य है, ये याद रखना, इसमें किया है। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, जिसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाता है, एक वेक्टर जनित रोग है, याद रखोगे वेक्टर जनित है। मादा क्यूलेसिस मच्छर द्वारा फैलता है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने 2030 के अंत तक है क्या? 2027 तक है। सवाल यहीं से बनते हैं। तुम कहते हो जी बायोलॉजी का ऐसा सवाल है, मास्टर अब हिले ही ना, कैसे हिल जाएगा? ऐसे थोड़ी हिलाने से हिलेगा, ऐसे ही सवाल पढ़ने से हिलेंगे। करंट अफेयर्स का इससे बेहतर कंटेंट मैं नहीं मानता। मतलब आप कह सकते हो कि मास्टर अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन आपको भी समझ में आता होगा यूपीपीसीएस का जो डिमांड है, उसी डिमांड के एग्जैक्टली मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूं। ना सिर्फ करंट अफेयर्स कराता हूं, शॉर्ट नोट्स बनवाता हूं क्लास में कि ये लिख लेना, क्वेश्चन करा देता हूं। इसके सिवा क्या लोगे? आपका काम है वीडियो को लाइक साझा कर दो, हाई पाइप कर दिया करो, अपने दोस्त मित्र मंडली में साझा कर दिया करो कि करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते का 1-1.5 घंटे में इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। चलिए, तो ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
भारत की पहली म्यूजिकल नोट, आपने खूब रील्स देखी होंगी इसकी, जय हो गाना इसमें बज रहा था, मुंबई में है, तो मोटा मोटा यही पूछा जाएगा। इस प्रकार के इसके वो ब्रेक वो बनाए गए हैं इस पे, ताकि जब कार रगड़ती है उस पे से तो वो म्यूजिकल साउंड आता है और जय हो गाना बजता है, जय हो पिक्चर का। भारत की पहली म्यूजिकल नोट महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई के तटीय रोड पर नरीमन पॉइंट से बर्ली की ओर जाने वाले मार्ग के एक हिस्से के रूप में म्यूजिकल रोड बनाई गई है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ियों के टायर और सड़क का जो घर्षण होगा उससे एक विनिंग गीत है जय हो, उसकी धुन निकलती है। सड़क पर गाड़ियों के टायर और घर्षण से निकलने वाली धुन के पीछे इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके लिए सड़क पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिन्हें इस तरह से सेट किया जाता है कि गाड़ियों के निकलने से होने वाले कंपन और धुन निकल सके। यह एक प्रकार के गिटार की तरह है, जिसे तारों के कंपन की ध्वनि सुनाई देती है, वैसे ही इसमें ध्वनि सुनाई देती है। इस तकनीक में खास बात यह है कि केवल एक निश्चित गति पर ही धुन सुनाई देगी। वो स्पीड कितनी है, 60 to 80 किलोमीटर पे अगर आप चलोगे तो ये आपको धुन सुनाई देगी। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से चालकों को एक निश्चित गति पर गाड़ी चलाने के लिए, हाँ ये भी है, आदमी को लगा गाना सुनेंगे तो वो खुद ही स्पीड 60 से 80 के बीच में चलाएगा, एक एवरेज स्पीड है। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल नोट कहां बनाई गई है, मुंबई में। बहुत सरल सवाल है, आएगा सभी लोग कर लेंगे। ये एक छोटी सी जानकारी आपके लिए, अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में एक बड़ी वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की आनी है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। आप चाहते हैं कि आप इस वैकेंसी का हिस्सा बने, आप चाहते हैं कि आप यहां तैयारी करें, तो फिर आपको डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ना चाहिए। इस बैच में ना सिर्फ हम आपको टेस्ट सीरीज, पेड क्लासेस, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स इत्यादि प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम आपको एक वीकली पूरा प्लान भी देते हैं बना के कि आपको इस फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि नियत समय में आप अपना सिलेबस खत्म कर सकें। ये बैच ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस कंटेंट भी इसमें आपको मिलता है, जिसमें मेंस की पूरी तैयारी का जो भी चैनल है वो हम सब आपको कराते हैं। मेंस में ना सिर्फ आप लिखते हैं, उनकी कॉपी चेक होती है, तमाम चीजें हैं। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डिकोड एग्जाम के अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इन नंबरों से मिलेगी। आप चाहें तो शानदार तरीके से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं डिकोड एग्जाम के साथ। आगे चलते हैं। दो विशाल NLST और NLOT टेलीस्कोपों की स्थापना को मंजूरी कहां है ये देख लो। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 26-27 में लद्दाख का जो हैनेले वो है ना, जहां से आकाश व्यू है, आपको ध्यान होगा, लद्दाख में दो नए विशाल दूरबीनों को नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT की स्थापना को मंजूरी दी है। तो दो नए दूरबीन हैं, आप ऐसे लिखना NLST और NLOT, दो नए दूरबीन लद्दाख में स्थापित होंगे, बात खत्म। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप एक 2 मीटर एपर्चर वाला ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप है जो दृश्य और निकट अविरक्त तरंग दैर्ध्य में सूर्य का अवलोकन करेगा। इसे लद्दाख में पेंगोंग तसे और मेराक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। NLSC सूर्य अध्ययन के लिए समर्पित भारत का सबसे आधुनिक और विश्व का सौर टेलीस्कोप होगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, चलिए। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप लद्दाख के हानले में निर्मित होने वाला 13.7 मीटर खंडित दर्पण वाला टेलीस्कोप होगा, जो इस दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल इंफ्रारेड। आपको तमाम दुनिया भर की बातें नहीं याद रखनी है, आपको याद रखना है कहां दो टेलीस्कोप स्थापित किए जा रहे हैं। सवाल कौन सा सही नहीं है, क्या उत्तराखंड में किए जा रहे हैं, क्या गलत हो गया? राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन का उपयोग सूर्य के अध्ययन के लिए किया जाएगा। अब इसमें नाम में ही सौर दूरबीन है, ऐसे मतलब सन की बात है। और इसके लिए राष्ट्रीय विशाल ऑप्टिकल निकट अवरक्त दूरबीन का प्रयोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कि पहला सही नहीं है, दूसरा तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने तटीय जल से समुद्री कृमि की दो नई प्रजातियों की खोज की। यूपीएससी के लिए प्रश्न बड़े फेवरेट होते हैं, कहां से कौन मिल गया, पता नहीं क्या मजा आता है ना। खैर, लेकिन हम यहां भी देख रहे हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI इसको बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया समथिंग, है ना। ZSI के शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से पश्चिम बंगाल के तट पर, कहां, पश्चिम बंगाल के तट पर विशेष रूप से दीघा और बांकीपुट के पास समुद्री कृमियों की दो नई प्रजातियां नामालिकिस्टिस और सोलेनोगोस्टोनामा, जो भी नाम है, और नेतिया धतिया की खोज की है। जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जूटोसियम प्रकाशित एक निष्कर्ष उत्तरी बंगाल की खाड़ी में छुपी। तो आपसे पूछा जा सकता है कहां खोज हुई है दो नई कृमियों की, पश्चिम बंगाल, बस इतना ही याद रखना। जैविक योद्धा ये नेरिडिड कृमि पोषक तत्वों के चक्रण और तलछट के बातन में सहायता
करके तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रदूषकों को विघटित करती है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इसलिए इनकी चर्चा है इतनी। पॉलीकट कृमियों का व्यापक रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति में संकेतक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कौन सा सही है, कहां खोजिए, पश्चिम बंगाल में, स्थान देखो, यहीं से कंफ्यूज करेगा, ये बिल्कुल ठीक है। पॉलीकट कृमियों का व्यापक रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिति संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पहला अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप, ये क्या है, किस सेना में कितनी साहस है, वर्ल्ड में पहली बार ऐसी कोई कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कहां हुआ है, भारतीय सेना पूर्वी हिमालय की तलहटी में 18 से 23 फरवरी तक पहले अंतरराष्ट्रीय साहसिक चुनौती कप 2026 का आयोजन करेगी। कौन कर रहा है, भारतीय सेना, कहां, पूर्वी हिमालय में। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अनुशासन में भारत और मित्र देशों की सैन्य टीमें एक सप्ताह तक चलने वाले चुनौतीपूर्ण साहसिक और सहन शक्ति प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में भाग लेंगे। भारत और उसके मित्र देश आएंगे। इसमें 2026 में 7 मित्र देश आ रहे हैं, भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, लंका, सऊदी अरब की टीमें के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स भी भाग लेंगी। तो 7 देश हैं, 7 मित्र राष्ट्र हैं, ठीक है। इस आयोजन को एक सैनिक आवश्यक गुणों जैसे शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता, टीम वर्क, नेतृत्व और दबाव में निर्णय लेने की परीक्षण की क्षमता के परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। आपसे स्थान पूछ सकता है, कहां हुआ, विश्व में पहली बार इस प्रकार का कोई वो हो रहा है, पहला अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा सही है, 23 फरवरी के बीच पूर्वी हिमालय की तलहटी में, बिल्कुल ठीक है। इसका आयोजन एक सैन्य आवश्यक गुणों की जांच करेगा, बिल्कुल ठीक है। भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब सहित 7 मित्र देश इसमें भाग लेंगे, तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे, पहला अंतरराष्ट्रीय सैन्य साहसिक चुनौती कप, भारत प्लस 7 मित्र देश डैश पूर्वी हिमालय की तलहटी में। डेट लिखना चाहो 18 से 23 फरवरी, बस 2 लाइन का शॉर्ट नोट बनेगा। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने असम के पूर्वोत्तर में पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा की शुरुआत की। तो आप ये देख रहे हो किस तरीके से इमरजेंसी, कोई फाइटर प्लेन है उसकी लैंडिंग होगी, बॉस चल रहा है एकदम गले में गमछा डाले, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में, कहा, असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान में पूर्वोत्तर में पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। तो पूर्वोत्तर को भारत और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, ताकि जो ये कुछ भी बोलते हैं लोग आके कि पूर्वोत्तर अलग है, ये है वो है, उन सबके मुंह पे लगाम लगाया जा सके। सरकार ने रेल वहां अभी शुरू की है, मिजोरम में रेलवे लाइन और तमाम सरकार काम कर रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए। प्रधानमंत्री ने सुविधा पर अनौपचारिक लैंडिंग की और भारतीय वायुसेना द्वारा लड़ाकू विमानों हेलीकॉप्टरों के 40 मिनट की हवाई प्रस्तुति देखी, कैसे हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। मोरान बाईपास पर निर्मित यह सुविधा 4.2 किलोमीटर लंबी है और इसे लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो ईएलएफ होती है, एक विशेष रूप से निर्मित राजमार्ग पर हवाई पट्टी होती है, नेशनल हाईवे पर ही, जिसका परिचालन संबंधी आपात स्थितियों के दौरान विमान उतारने और इन सब के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे विमान उतरे तो आपातकालीन लैंडिंग पट्टी है। इसी के साथ असम में कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है। इसमें राष्ट्रीय डेटा केंद्र की स्थापना, आईआईएम गुवाहाटी का उद्घाटन, गुवाहाटी में आईआईएम बन गया, जिसका उद्देश्य शासन और शिक्षा को समान रूप से बढ़ावा देना है कि गवर्नेंस और एजुकेशन बिल्कुल बराबर करके हम साथ में चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चेराईदेव जिले के पूर्वोत्तर आपातकालीन लैंडिंग, तो असम में चेराईदेव नहीं है, कहां है, असम में डिब्रूगढ़ जिले में है, तो मोटा मोटा ये भी याद रखोगे, गलत हो जाएगा। इसी के साथ असम कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना परियोजना शुरू की है। आईआईटी आईआईएम गुवाहाटी का भी उद्घाटन हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखोगे। कौन सा सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा शी बॉक्स, SHE लिखा हुआ है वो शी बॉक्स पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। व्हाट इज दिस शी बॉक्स, तो आप देख पा रहे होगे ये पूरा एक सेमिनार जैसा हो रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 14 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में, तो कहां हुआ है, नई दिल्ली में, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा शी बॉक्स के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया कि कार्यस्थल पर कैसे महिलाओं की सुरक्षा हो सके, कैसे उनसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। इस सम्मेलन का उद्देश्य सभी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल बनाना और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन को मजबूत करना था। विशाखा गाइडलाइन भी है एक, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित विशाखा गाइडलाइन, वो भी कभी कभी पूछी जाती है, ध्यान रखना। मंत्रालय ने अगस्त
अगस्त 2024 में सी बॉक्स पोर्टल का एक सुरक्षित उपयोगकर्ता अनुकूल बहुभाषी एकल खिड़की के मंच के रूप में लॉन्च किया था, जिसे सख्त गोपनीयता बरती जाती है। तो कैसे आप अपनी शिकायत सी बॉक्स में दर्ज कर सकती हो और ये सब चीजें, इस पे एक सम्मेलन हुआ। यह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, संबंधित आंतरिक या स्थानीय समिति को स्वचालित रूप से अग्रेषित करने और वास्तविक समय में ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाया जा सके और हितधारकों को पॉश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिल सके और महिलाओं से जो उस प्रकार की चीजें होती हैं उनसे उनको राहत मिल सके। ठीक है, चलिए 14 फरवरी को महिला बाल विकास मंत्रालय ने शी बॉक्स पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया? नई दिल्ली। इसको याद रखोगे, दिल्ली की भी लोकेशन अगर हो तो लोकेशन भी याद रखोगे, विज्ञान भवन नई दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एलएसडीज के लिए राष्ट्रीय बायोबैंक, एलएसडी एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है ना, उसके लिए एक बायोबैंक बना है। कहां? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एलएसडी के लिए पहला सरकारी समर्थित राष्ट्रीय बायोबैंक स्थापित किया। इस बायोबैंक में 15 राज्यों और 530 रोगियों के जैविक नमूनों को विस्तृत नैदानिक रूप से इनका आनुवंशिक जानकारी एकत्रित की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित इस पहल का अत्यंत आनुवंशिक रोगों के लिए किफायती स्क्रीनिंग में इनका यूज किया जाएगा। बायोबैंक एलएसडी के लिए केंद्रीकृत नैदानिक जीनोमिक रजिस्ट्री की कमी को दूर करेगा। मतलब एलएसडी से रिलेटेड जो बीमारी है उनका कैसे आनुवंशिक रूप से निदान किया जा सकता है, उस पर यह बायोबैंक प्रॉपर काम करेगा। यह परियोजना अहमदाबाद स्थित, तो ध्यान स्थान जरूर याद रखोगे। तो लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए राष्ट्रीय बायोबैंक डैश अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स फ्रेज के फाउंडेशन फॉर रिसर्च जेनेटिक्स एंड इनमें नेतृत्व में चलाई जा रही है। ठीक है, फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर आनुवंशिक चयापचय रोगों का एक समूह है जो एंजाइम की कमी के कारण होता है। एंजाइम की कमी के कारण होता है, याद रखोगे, एक पूरी तरीके से उपापचय क्रिया नहीं हो पाती है। इन एंजाइम संबंधी विफलताओं को कोशिकाओं के भीतर बसा और जटिल शर्करा का संचय हो जाता है कोशिका के भीतर, है ना, जिससे अंगों की कार्यप्रणाली धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो एलएसडी एक प्रकार का रोग है। अहमदाबाद आप डैश मार के लिख लोगे, वहीं पे इस प्रकार का कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, उतना कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? हाल ही में भारत ने लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित पहला सरकारी राष्ट्रीय बायोबैंक शुरू किया है। ठीक है, यह परियोजना अहमदाबाद स्थित इंस्टीट्यूट फ्रीज इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित की जा रही। ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर आनुवंशिक चयापचय रोगों का एक समूह है जो एंजाइम की कमी के कारण होता है। यह भी ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो इनमें से गलत हो। तो यह भी याद रखना कि लाइसोसोमल एलएसडी क्या है? एक आनुवंशिक चयापचय रोगों का समूह है जो बेसिकली एंजाइम के डिसऑर्डर के कारण होता है। इसमें से तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण के 9 वर्ष, तो आपने एक आजकल ऐसे करके बना हुआ वो देखा होगा, एक आजकल थीम चल रही है उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष, ऐसे करके 9 बना हुआ देखा होगा ना। तो उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष, इसमें क्या है 2026-27 के बजट में हमने दिखाया कि कैसे इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने प्रगति हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी को नवनिर्माण के 9 वर्ष थीम के साथ, तो इस बार आपसे महत्वपूर्ण है, यूपी बजट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा सकता है बजट की थीम क्या थी। तो आप देखो नवनिर्माण के 9 वर्ष ये बजट की थीम थी। इसके साथ राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक बजट का पेश किया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर केंद्रित है। तो कितने लाख का? 9.12 लाख करोड़ का। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट का प्रॉपर डेटा आपको याद होना चाहिए 912,696। तो ये लास्ट वाला तो याद रखना, दो तरफ छक्के हैं, बीच में 9 है, दो तरफ 6 है, बीच में 9 है ना। तो वो लूडो वाला छक्का होता है ना, आ गया छक्का, तो वो दो तरफ ये है और बीच में 9 है। 912,696.35 करोड़ रुपए की बजट पेश किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12.9% वृद्धि को दर्शाता है। दोनों डेटा महत्वपूर्ण है, 912,696.35 और 12.9% वृद्धि। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें पूंजी निवेश, राजकोषीय स्थिरता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और प्रौद्योगिकी आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्त आयोग के मानदंडों के अनुरूप राजकोषीय सकल जीडीएसपी जो है 3% तक सीमित कर दिया गया है। राजकोषीय घाटे को, जैसा वित्त आयोग ने कहा है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा 3% तक होना चाहिए, वहां तक लाने का प्रयास है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले 5 वर्षों में सौर, जैव, ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए 22,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य लिखा गया है। ये मेंस में काम में आने वाले डेटा है। पीएम कुसुम और सूर्य घर योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 17 नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने की
योजना है। जो नगर निगम है उनको सोलर सिटी बनाने की योजना है प्रॉपर। शिक्षा को कुल बजट का 12% दिया गया है, 12.4%, और स्वास्थ्य को 6% हिस्सा दिया गया है। जबकि छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन जैसे 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था अभी थोड़े दिन पहले, उसके लिए। कौन सा सही है? बजट का आकार देखो क्या बिल्कुल सही है, 912,696.35। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो 12.9% अधिक है। दोनों स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चले। यस सर, श्वेत क्रांति 2.0 अपने माननीय गृह मंत्री जी इसको लॉन्च कर रहे हैं। क्या सिस्टम है समझते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, कैसे? श्वेत क्रांति क्या थी? श्वेत क्रांति शुरू की गई थी भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए थी, और श्वेत क्रांति 2.0 क्या है? महिलाओं की भूमिका डेयरी सेक्टर में एनहांस हो, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को व्यापक बनाना, दूध की खरीद को बढ़ावा देना, संगठित दुग्ध अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना है। इस पहल का लक्ष्य 5 वर्षों के भीतर अगले 5 साल में सरकार सहकारी दूध खरीद को 50% तक बढ़ाना है, और 28-29 तक प्रतिदिन 1007 लाख किलोग्राम दूध की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 1007 लाख किलोग्राम बहुत बड़ी मात्रा है, इतना दूध हम लोग डेली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यह कार्यक्रम दोहरी रणनीति आधारित है। पहले से अछूते गांव और पंचायतों में इतनी नई सहकारी डेयरी समितियां स्थापित की जाएंगी। दूसरा, जो फंक्शनिंग है, परिचालन क्षमता, बाजार पहुंच और ये सब जो है बढ़ाए जाएंगे। आप आजकल गांव में देखते हो, गांव में डेयरियां हैं जहां लोग अपना दूध दे आते हैं, वहां से कलेक्शन करके फिर बाहर जाता है, फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग होती है। भारत के दुग्ध उद्योग में महिलाएं एक अपरिहार्य भूमिका निभाती हैं। आप गांव देहात से जुड़े हुए होंगे तो गाय भैंसों का सारा काम घर की मम्मियां करती हैं। मम्मी, पत्नियां, बहनें जो दोहने खिलाने, पशुओं के प्रबंधन और पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। दुग्ध उत्पादन में लगभग 70% कार्यबल महिलाओं का ही है। फिर भी इस क्षेत्र में असंगठित रूप के कारण उनके योगदान को अक्सर कम आंका जाता है। मतलब माना ही नहीं जाता कि महिला कोई काम कर रही है, चाहे वो गाय भैंसों से 25-30 हजार रुपए महीना कमा रही हो। ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर चैनलाइज करना है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत अछूते पंचायत, गांव, डीसीएससी स्थापना करके अधिक महिला दुग्ध किसानों को संगठित दुग्ध सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण भी हो सके। तो ये एग्जाम्पल हम कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण, पशुपालन सब में लिख सकते हैं। बहुत शानदार चीज है। चलिए, कौन सा सही नहीं, हमें एग्जाम की दृष्टि से ही पकड़ते आना चाहिए क्या मामला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए 2.0 शुरू किया है। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है इसमें से। इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 80% वृद्धि था, क्या 50% वृद्धि था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेट नंबर 2 कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ हुई है। 150 साल वंदे मातरम को हो गए हैं, और सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि अब पूर्ण वंदे मातरम गाया जाएगा। उसका समय आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का समारोह महोत्सव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे आधिकारिक गायन के लिए अद्यतन दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अब किस प्रकार से वो गाया जाएगा। सरकार ने आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम के सभी 6 श्लोकों को गायन अनिवार्य कर दिया है और नए दिशा निर्देश जारी किए। गायन या वादन की अवधि को 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित किया गया है। जैसे राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड निर्धारित है, वैसे ही राष्ट्रगीत के लिए 3 मिनट 10 सेकंड। निकटतम किसी न किसी परीक्षा में आप ये समय प्रश्न के रूप में जरूर देखेंगे, सवाल जरूर पूछा जाएगा। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के आधिकारिक संस्करण को अधिसूचित किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित मूल रचना के सभी 6 श्लोकों को, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि टोटल 6 श्लोक है, उसमें निर्दिष्ट सरकारी समारोह में गाए जाएं। तो आजकल अब राष्ट्रगीत लगभग सभी समारोह में होने लगेगा। यह दिशा निर्देश सरकारी समारोह और शैक्षणिक संस्थानों में एक समान प्रदर्शन मानक स्थापित करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कार्यक्रम जैसे परेड, नागरिक पुरस्कार समारोह, भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले राजकीय समारोह में राष्ट्रगान बजाया जाएगा। बाकी में वो चीजें चलेंगी। यह राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान दोनों के समय बजाया जाएगा और राजकीय मीडिया राष्ट्रपति के प्रसारणों के दौरान भी प्रसारित होगा। इसी प्रकार प्रोटोकॉल राज्यपाल और उपराज्यपालों पर भी राज्य स्तरीय समारोह में लागू होते हैं। देश भर के स्कूलों में सुबह की सभाओं में सामूहिक गायन अनिवार्य है। अब स्कूलों में सुबह की सभाओं में पूरा 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम आप सुनेंगे। सवाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आधिकारिक गायन के लिए अद्यतन दिशा निर्देश जारी किए हैं। संपूर्ण रचना को आधिकारिक संस्करण घोषित किया है 6 छंदों वाली। 6 छंद का है, श्लोक का है, याद रखना 6 है। गायन और वादन की अवधि समय 3 मिनट 10 सेकंड है। बिल्कुल ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो समय जरूर याद रखोगे, 6 श्लोक याद रखोगे, बस इससे ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। राइटर वाइटर तो आपको याद ही होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी।
संभवतः इस हफ्ते का लास्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति 26 अभ्यास ये क्या है? भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 2026 को पोखरण वायु तटीय रेंज में वायु शक्ति 26 अभ्यास का संचालन करेगी, है ना। अब कौन कर रहा है? भारतीय वायुसेना। तो वायु शक्ति नाम से क्लियर है, भारतीय वायुसेना करेगी। यह व्यापक स्तर का सैन्य अभ्यास विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता, सटीक हमले की क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करेगा। वायु शक्ति 26 में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और रिमोट से संचालित विमानों की एक एकीकृत भागीदारी होगी। यह अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी भारतीय सेना की भूमिका को उजागर करेगा कि कैसे भारतीय वायुसेना जो कुछ आपदाएं आती हैं उसमें मनुष्यों की सहायता करती है, कैसे हेल्प करती है। सवाल, 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना द्वारा एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति अभ्यास 2026 का संचालन कहां किया जाएगा? तो अभी हमने देखा कहां हो रहा है, पोखरण में हो रहा है। तो स्थान जरूर याद रखोगे, इससे यही सवाल बन सकता है। वेयर विल बी द इंडियन एयर फोर्सेस कंडक्ट द वायु शक्ति 2026 एक्सरसाइज एट द एयर ग्राउंड रेंज ऑफ द फरवरी 27 2026? तो पोखरण, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर आप चाहते हैं कि आप ढंग से तैयारी करें, ना सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिले, पीडीएफ नोट्स मिले, क्वेश्चन बैंक मिले और तमाम परीक्षा से पहले टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट जैसा ऐसा कुछ, ये सब आपको डिकोड एग्जाम के पीसीएस बैच के साथ मिल सकता है। भूगोल विषय पूरा मेरे द्वारा उसमें पढ़ाया गया है, लगभग 60-70 क्लासों में हमने भूगोल खत्म किया है, पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट में मैंने इसमें पढ़ाया है ना। तो बाकी ये सब इस बैच की विशेषता है। आप इस बैच से अगर सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो पूरा फीस आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार के इस बैच में चीजें हैं। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप चाहें तो इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी सेट के लिए अलग से प्रॉपर इसमें एक पूरा सेगमेंट है, पूरा सी सेट आपको अलग से भी कवर कराया जाएगा। तो आप चाहें तो इस पे जुड़ सकते हैं, है ना। ये कुछ बच्चों कुछ ऑफर भी है, शायद कुछ बच्चों के लिए 6000 फीस है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नंबर पे बात कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। लगातार 5-6 दिन अगले हफ्ते में मैं ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपका फिर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में चले। मतलब मार्च लास्ट तक आते आते हम मार्च लास्ट को पूरा कर लेंगे। इस फॉर्मेट में करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा, फिर अप्रैल से कंटिन्यू कर लेंगे। तो आपका जनवरी से कंटिन्यू चल रहा है। आप चाहे तो पुरानी कक्षाएं भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का इससे शानदार, इससे अच्छा फॉर्मेट हो नहीं सकता है। आपको एक पेन पेपर लेके बैठना होता है, जितना मैं बोलता हूं उतना आपको लिख लेना होता है। एक पेज में आप देखोगे शानदार पूरे महीने का करंट अफेयर, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स हो गया। महीने के 4 पेज, कितना समय लगेगा रिवीजन को? और मोर देन 80% सवाल आपके इन्हीं क्लासेस से आपके पेपर में होंगे। देख लेना। आपको कुछ मेरे से कहना हो, कुछ पूछना समझना हो तो ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है। इंस्टाग्राम पे @शिवम SHB27 के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं @शिवम SHB27 के नाम से मिलूंगा। फेसबुक पर मैं इस नाम से हूं। तो आप चाहें तो मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना समझना चाहते हैं तो यहां मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी फ्री होता हूं आपकी बात का जवाब देता हूं। कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ी शेयर वेयर कर दिया करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में। लगातार हम ये मार्च लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरीके से। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।